Before we begin, I would like to take a moment to warmly welcome our esteemed panelists. We are privileged to have with us respected members of the State Finance Commission, Adarniya Neel Ratan Kumar sir, Alok Dikshit sir, whose work quietly and very powerfully influences the policy and governance of the state. We are also joined here by Adarniya Vivek Tripathi sir, he is Vishesh Sachiv in Vitt Vibhag Uttar Pradesh Shashan. बजट के चारों सेक्शंस सर के माध्यम से ही सारी फाइलें जाती हैं. एंड ऑल्सो हियर वी हैव विद अस इज आदरणीय सिद्धार्थ सर. ही इज़ वर्किंग विद द डायरेक्टरेट ऑफ फिस्कल प्लानिंग एंड रिसोर्सेज. एंड टू warmly welcome, I'd like to welcome my closest friend and my batchmate Pratima Mishra. She is also here on the panel today. So with such a powerhouse of experience and knowledge, with your due permission, we'd like to start with the session, sir. Right. So in this discussion on budget, we have kind of planned the entire session with respect to budget formulation, execution and policy decisions. So I'm generally putting up the questions. आपको जैसे ठीक लगेगा सर, आप लोग उसको आंसर करेगा. So जब भी डिपार्टमेंट्स अपने बजटरी एस्टिमेट्स बनाते हैं, सो दे फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस. सो जनरली वो क्या चैलेंजेस होते हैं जब ओवर द डिपार्टमेंट्स देखते हैं, और कैसे हम डिपार्टमेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि हाउ शुड दे ओवरकम सच कॉमन चैलेंजेस विच आर फेस बाय मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स. देखिए, बजट बनाने में जो उनके एस्टिमेट्स तैयार होते हैं, उसमें जहाँ तक जनरली हम लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट में ये पाते हैं कि इनके जो एस्टिमेट्स हैं वो काफ़ी इन्फ्लेटेड होते हैं. मतलब वो जानबूझ करके या जो भी हो वो इन्फ्लेट करके उसको रखते हैं, और उसके बाद फिर ये उम्मीद करते हैं कि इसमें कुछ भी कटेगा तो उतना हमारा हो जाएगा. ये प्रैक्टिस कर रहे थे. फिर इंक्रीमेंटल बजटिंग की ये एक समस्या है. दूसरी चीज़ ये है कि जो डिपार्टमेंट जो हमारा बजट होता है वो दो तरीके से, उस दो पार्ट में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं. एक तो जो रनिंग स्कीम्स होती हैं ऑलरेडी, जो इनको चालू योजना कर सकते हैं, और दूसरी होती है SNDs, शेड्यूल ऑफ डिमांड्स. उसके अंतर्गत जो विभाग अगर कोई नई योजना लाना चाहता है किसी वित्तीय वर्ष में तो उसको लाता है. तो जहाँ तक मेरा जो भी मैं बात कह रहा था, तो वो चालू योजनाओं के बारे में. और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि लोग वेतन में काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ा के रख लेते हैं. उसका कारण ये है कि जब हमारा सर्कुलर जारी होता है सितंबर या अक्टूबर में बजट प्रिपरेशन का, तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि जो आप वेतन के लिए जो व्यवस्था कराएंगे वो भरे हुए पदों के लिए कराएंगे, ना कि स्वीकृत पदों के लिए. लेकिन इस चीज़ का पालन विभागों में नहीं हो रहा है, और अंत में यही होता है कि वेतन में काफ़ी ज़्यादा बजट सरेंडर करना पड़ता है, या वेतन से लोग अपना किसी अन्य, जब तब लोग क्या करते हैं कि उसको जो है उसमें से रिप्रोप्रिएशन के लिए प्रस्ताव भेजते हैं, जो कि ठीक नहीं है. हालांकि बजट मैनुअल इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, इस चीज़ को मना नहीं करता है कि आप वेतन की मदों से आप पुनर्विधि किसी अन्य मद में करें, इसकी कोई मनाही नहीं है. एक मतलब, लेकिन फिर भी उसके यहाँ पर जो है वित्त विभाग में कोशिश तो की जाती है कि इस तरह के जो मतलब पुनर्विधियों के प्रस्ताव हैं उनको जो है अगर वाकई ज़रूरत है तो हमें करना ही करना है, अगर नहीं है तो कहने का मतलब ये है कि जो इन्फ्लेटेड जो प्रस्ताव आते हैं ज़्यादातर ये जो है कमिटेड क्या कहते हैं कि मदों में होते हैं. उसके अलावा और भी उसमें होते हैं. तो इन्फ्लेटेड जो डिमांड्स हैं वो. दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जो क्या कहते हैं लमसम अमाउंट के जो है प्रपोजल्स आ जाते हैं. लमसम अमाउंट में ये होता है कि आपको अभी ये पता नहीं, जब आप बजट के लिए प्रपोजल भेज रहे हैं, जब बजट बन रहा है, तो आपको ये पता नहीं है कि हमें कोई कि इस स्कीम की डिटेल्स हमको पता नहीं है. तो उसमें ये होता है कि लमसम अमाउंट की भी व्यवस्था की जाती है. तो उसमें फिर आप जब आपका ओवर जैसे फाइनेंशियल ईयर जब बीतेगा तो आपको उसकी डिटेल्स को वर्कआउट करना चाहिए जिससे कि उसका यूटिलाइजेशन हो सके. तो ये भी समस्या है कि लोग जो है मतलब बगैर उसके डिटेल्स को वर्कआउट किए हुए जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके कुछ व्यवस्था आ रही है. तीसरी चीज़ ये है कि बहुत सी ऐसी नई डिमांड्स की
नई योजनाएं ऐसी आती हैं जिसमें वो लोग रख तो देते हैं, उसका जब उसको रखते हैं तो उसका उनके पास कोई भी क्लियर कट वो नहीं होता है कि ये इस योजना में क्या होगा, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बजट में जब आती है तो हम लोग पूछते हैं भाई इसके डिटेल्स क्या हैं, लेकिन वो उसको बता नहीं पाते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि कुछ ऐसी नई योजनाएं हैं जिनमें साल भर तक कोई खर्च नहीं होता है, और बाद में फिर एजी भी इस पर जो है ऑडिट आपत्ति दर्ज कराते हैं। तो दीज आर दी फ्यू प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको जो हम लोग फेस करते हैं। सर जैसा कि इस से निकल के आया कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ओवर एस्टिमेशन या अंडर एस्टिमेशन। तो दोनों ही तरीके से वी फॉल इनटू द लूप ऑफ रीअप्रोप्रिएशन, सप्लीमेंट्री बजट्स या एसएनडीज या ऐसे भी। तो सर इसमें हमें दो आई फाइंड दैट बोथ ऑफ देम आर इक्वली ट्रबलसम, बट विद रिस्पेक्ट टू स्टेट्स बजट व्हाट वुड बी मोर प्रॉब्लमैटिक कि हमारा अंडर एस्टिमेशन जो हमारे एस्टिमेट्स है बजट जो डिपार्टमेंट्स प्रिपेयर करते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होगा या जो ओवर एस्टिमेट? नहीं, देखिए अंडर एस्टिमेशन जैसी कोई चीज़ है नहीं है, मैं बता दूँ आपको। जी सर। जो सप्लीमेंट्री प्रपोजल्स आते हैं वो ऐसा नहीं कि उनको किसी मतलब कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, क्योंकि सप्लीमेंट्री के जो डिमांड की जाती है वो भी कभी कभी अनयूटिलाइज रह जाती है। वेरी ट्रू सर। और उसकी भी एजी की रिपोर्ट में इस बात का मेंशन किया था कि भाई आपने इसका सप्लीमेंट्री का लिया था। बहुत से केसेस तो ऐसे भी वो आइडेंटिफाई करते हैं और रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आपने सप्लीमेंट्री ली, 1 पैसा नहीं खर्च किया। तो अंडर एस्टिमेशन तो विभागों में होता ही नहीं है, जहाँ तक मैंने देखा अभी तक। होते सब ओवर एस्टिमेशन के ही केस। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। वैसे भी जैसे इस केस में ओवर एस्टिमेशन और अंडर एस्टिमेशन वी कैन कंट्रोल। वी स्टिल हैव द ऑप्शन ऑफ कि हम सप्लीमेंट्री बजट में चले जाएं। अगर किसी स्कीम में अंडर एस्टिमेशन हो गया है तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं। हमारे पास देयर इज अ रेमेडियल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल जैसे सर ने बताया कि वेतन में वो ज़्यादा पैसा ले करके रखते हैं, कि अनदर हैज़ एन ऑप्शन कि हम रीअप्रोप्रिएशन करा करके उस पर्टिकुलर स्कीम में चले जाएं। अगर ऐसा होता है जो साल भर होता रहता है रीअप्रोप्रिएशन का प्रोसेस, सप्लीमेंट्री का प्रोसेस, वो बेसिकली इसीलिए रहता है कि अगर कोई एक्स्ट्रा नीड आपकी जनरेट हो रही है। सो ओवर एस्टिमेशन बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है, सॉरी अंडर एस्टिमेशन। बट ओवर एस्टिमेशन जो है उसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो आपका एक फ्लो नहीं है। So there is a kind of a bias in this when they are preparing estimates. We tend to have move towards more overestimation. So that's a problem. That's a bigger problem for us at the moment. अंडरएस्टिमेशन होता है जी सर। लेकिन अंडरएस्टिमेशन तभी होता है जब विभाग जो है प्रॉपरली उसको फॉर्मुलेट नहीं करते, अपनी प्लानिंग नहीं देखते। उनकी प्लानिंग में इश्यूज प्लानिंग नहीं होता, उनको ये नहीं समझ में आता कि हमें हमारा रोड मैप क्या है। तो उस केस में वो ठीक से विजुलाइज नहीं कर पाते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या होगी साल भर की। इन दैट केस वो किसी तरह से उन्होंने प्रोविज़न करा लिया, फिर बाद में जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पुलिस भर्ती है, कहीं टीचर्स की भर्ती है, उन्हें पता है कि ये होना है। जी सर। लेकिन उन्होंने प्रोविज़न नहीं करा, समय नहीं देखा। तो ऐसी स्थिति में फिर अंडर एस्टिमेशन होता है, लेकिन ओवर एस्टिमेशन दैट इज़ बिग प्रॉब्लम। और सर ने जो भी बात कही थी पहले शुरुआत में ही कि हमारा सर्कुलर तो जारी हो जाता है सितंबर में ही बजट प्रिपरेशन का। जी सर। और जो हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं जब बजट के फिगर हमारे पास आते हैं डिपार्टमेंट से, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें हमें नज़र आती हैं। तो उससे यह आभास होता है कि इन लोगों ने हमारा सर्कुलर यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स या उनके जो भी सबऑर्डिनेट ऑफिसेज हैं जहाँ से बजट इनिशिएट हुआ है, उन लोगों ने सर्कुलर ठीक से देखा नहीं, पढ़ा भी नहीं। उनको जो प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्लीकेशन होती है उसके बारे में नहीं पता होता है। उनको एक्सपेंडिचर क्लासिफिकेशन के बारे में नहीं पता होता है। रेवेन्यू वाले एक्सपेंडिचर, वो कैपिटल वाले रेवेन्यू। तो ये अच्छा, जैसे शेड्यूल ऑफ न्यू डिमांड्स का हमारा सर्कुलर में उसका नेक्चर भी लगता है, फॉर्मेट लगता है, लेकिन जो हमारे एसएनडी के प्रपोजल आते हैं वो अलग अलग विभागों द्वारा अलग, रेयरली 1-2 विभाग फॉलो करते होंगे। सर जब वो मांगते हैं तब उन्हें बताना पड़ता है कि तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, आप इसी फॉर्मेट पे भेजें। नहीं, फॉर्मेट का भी पता नहीं है। इसका कहने मतलब ये है कि सर्कुलर ठीक से कोई देखता नहीं है। जी सर। तो इस वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। दूसरी चीज़ है जानकारी की कमी। कौन सी हमारी क्लासिफिकेशन रेवेन्यू में आएंगे, कौन से उसमें कैपिटल में आएंगे, कौन से लोन में आएंगे, ये भी एक दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है इनिशियल लेवल पर। वेरी ट्रू। तो इसमें जो इशू है एक्चुअली
होता क्या है कि मोस्टली बजट इज viewed as a one-off exercise in a year. Very true. So that is the problem. Whereas, budget is the core of public financial management, and it has to be a continuous process throughout the year. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अक्टूबर में सर्कुलर आया और ऑल ऑफ सडन वी स्टार्ट रनिंग हेल्टर स्केल्टर एंड फिर उस तरह से प्रपोजल उसी तरीके से फिर बनते हैं. तो वेल थॉट ऑफ बजट एस्टिमेशन वो इसीलिए नहीं हो पाता है क्योंकि इट्स ए नेग्लेक्टेड एक्टिविटी फॉर मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स. सो द ओनली डिपार्टमेंट दैट इज मोस्ट सीरियस अबाउट बजटिंग इज फाइनेंस डिपार्टमेंट. अच्छा, फाइनेंस डिपार्टमेंट बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट कि वो हर साल का बजट बनाए और लेजिस्लेचर के सामने ले जाए, वहाँ से पास करें. डिपार्टमेंट से वी नीड सपोर्ट, वी नीड देयर प्रपोजल्स, देयर नंबर्स. तो एक तो ये है, और डिपार्टमेंट्स के पास काफ़ी डेटा है पड़ा हुआ, उनके पास होता है, बट दे डू नॉट केयर टू लुक एट द पास्ट डेटा. अगर हम पास्ट डेटा देखें, प्रेजेंट सिनेरियो देखें, तो शायद ये जो अंडर एस्टिमेशन और ओवर एस्टिमेशन वाले इश्यूज़ हैं उनसे हम काफ़ी हद तक उन्हें मिनिमाइज़ कर सकते हैं. ओवर एस्टिमेशन इज़ ए रियल प्रॉब्लम. रीज़न ये है कि ओवर एस्टिमेशन लीड्स टू क्राउडिंग आउट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन फॉर अदर स्कीम्स. अगर हम एक जगह हमने इन्फ्लेट कर दिया तो कहीं ना कहीं वो रिसोर्स कट कहीं पर हो रहा होगा. Because the resources are limited, so if we are overestimating somewhere, so we are depriving another resource. Exactly. So somewhere flab is accumulating. Very true. And at another place, muscle and bones are being cut. Yeah. So that is one thing. Very true. मैं इसमें दो बातें ऐड करूँगा. Sir. एक तो देखिए, सर ने बिल्कुल सही कहा. हमारे सर्कुलर में ये मेंशन रहता है कि बजट का प्रिपरेशन और टॉप मैनेजमेंट फंक्शन डिपार्टमेंट्स के लिए कहा जाता है. Very true. लेकिन इसका ठीक उल्टा होता है. वो बिल्कुल रूटीन एक्सरसाइज नोबडी इन डिपार्टमेंट्स जो है हाई लेवल में कोई उसमें इंटरेस्ट लेता है. दूसरी चीज़, विभागों में इस तरह की कंसेप्ट बनी हुई है कि वित्त विभाग तो सब काट छाँट देगा. कोई वित्त विभाग अगर परीक्षण करेगा, उसको कोई चीज़, आप हम लोग यहाँ जब बजट बनता है तो हम लोग उसके पहले प्री बजट मीटिंग्स बुलाते हैं विभागों से, उनसे पूछते हैं, उनसे कंसल्ट करते हैं. वो प्रॉपर जवाब नहीं देते हैं तो फिर हम लोगों को उसमें काट छाँट करनी पड़ती है. वित्त विभाग का तो ये दायित्व ही है. अच्छा. तो ये जो काट छाँट हो जाती है, इसलिए हम उसको और एस्टिमेट करके भेजें, ये भी विभागों में धारणा है. So, sir, we come to a point where we say the errors are generally या data gaps हैं या जो errors हैं, they are basically because कहीं ना कहीं estimations are not true to their picture. जो फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग है वो अपने रियलिस्टिक गोल से थोड़ा सा डिफरेंट चलती है. डिपार्टमेंट्स उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं. तो इसमें एरर्स का शब्द ना इस्तेमाल किया जाए, गैप्स, एबरेशंस हो सकते हैं. aberrations, okay, that would be better, sir, to use the word. So once we want to minimize those aberrations and also we would come to a point कि हम इसमें जो human interventions हैं उस point को हम minimize करें. It's kind of like creating budget more of a just a dead document to a living document which is amended over the year itself. जैसे जैसे needs based रह रहा है, मतलब हम इसको एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह बनाएं और उसकी रूटीन में उसके अप्रेजल्स चलें, उसके ऊपर काम चले और जैसी जैसी ज़रूरतें हैं उस हिसाब से उसमें अमेंडमेंट्स या उसमें ज़रूरतों को आगे बढ़ाया जाए. और इस ह्यूमन एरर या जो भी हमारे ह्यूमन जजमेंट की वजह से जो अफेक्ट हो रहा है बजट में, उसको अगर हम ऑटोमेट करना चाहें या हम उसको किसी तरीके से AI सपोर्ट लेना चाहें, तो व्हाट वुड बी द व्यू, हाउ रेडी आर वी एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस व्हिच वी आर सीइंग इन नियर फ्यूचर. कि जैसे AI बबल इज़ लाइक ग्रोइंग एवरी डे, तो सूनर और लेटर विल बी मोर डिपेंडेंट अपॉन इट. तो क्या हम कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए कि हमको ये इसी समस्या से हमको छुटकारा चाहिए. जैसे कि अगर आपको ओवर एस्टिमेशन है, अगर आप चाहते हैं कि हम ओवर एस्टिमेट ना करें, पर ओवर एस्टिमेशन को रोकने की जिम्मेदारी खाली फाइनेंस डिपार्टमेंट की ही नहीं है. ट्रू. ये डिपार्टमेंट्स की भी है, क्योंकि ऐसा ना कि वो इन्फ्लेटेड डिमांड भेजते हैं, वित्त विभाग फिर उसको अपना जो है पैरामीटर्स के अंदर उसको जो है
कंप्रेस करके जैसे भी उसको प्रेजेंट करता है, प्रेजेंट करने के बाद उसको जो है असेंबली में प्रस्तुत करता है। तो डिपार्टमेंट्स ये समझते हैं कि ये सब सारी जिम्मेदारी वित्त विभाग की है, हमें तो जो भेजना था वो भेज दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके अंदर एक विल पावर है, या तो फिर आपको ये मैंडेटरी कर दिया है कि नहीं, आप अगर वो एस्टिमेशन करेंगे तो फिर ये ऐसी ऐसी दिक्कतें आपको आ सकती हैं। तो अगर आपने ये सोच लिया कि हमको और एस्टिमेशन जो है से बचना है, तो फिर आप पिछले 3 साल का, पिछले 5 साल का आप जो है उसका क्या कहते हैं कि आप उसका एक अपने योजनाओं का जो चालू योजना है उनका आप अपना ट्रेंड देख लीजिए कि आपका क्या ओवर द ईयर्स क्या खर्चा रहा है। या जैसे हम में ये जो बजट सर्कुलर जारी करते हैं तो उसमें जैसे रिसीट्स के जो एस्टीमेट है उसमें लिखा होता है कि पिछले 3 वर्षों की रिसीट को आप एवरेज निकाल करके उस हिसाब से अपनी रिसीट्स का एस्टिमेशन करें। सेम में भी अप्लाई टू दी एक्सपेंडिचर पार्ट। तो आप वहाँ पर अगर द बेसिक कंडीशन इज़ कि आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए कि हाँ हमको और एस्टिमेशन रोकना है, नहीं तो फिर विभाग तो अपना काम कर ही रहा है। पर भाई अगर विभाग ही अगर उसको सही करके केवल अपने हिसाब से भेजे तो हमारे काम में आसानी हो जाएगी। लेकिन हमें अगर ऐसी कोई चीज़ मिली, क्योंकि वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारा जो बजट बनता है वो रिसीट में बनता है, बजट में रिसीट नहीं बनती, रिसीट में बजट बनता है। ठीक सर। तो हमको हमारे पास तो रिसोर्स हम लोग फिक्स है। तो अगर किसी ने इस तरह से भेजेगा है जो भी है मतलब, तो हमको तो अपना काम करना ही करना है। लेकिन जो अब आपने पूछा है, तो अगर ये इसका कोई इस्तेमाल अगर होना है तो ये उस विभागों की तरफ से ये पहल होनी चाहिए, रहते ही ना कि अब अपने वो देख लें कि भाई जो उनकी योजना है, मतलब अगर आपको मैं बताऊँ एक जीरो बेस बजटिंग की पहले कंसेप्ट आई थी सर। हालांकि अब तो उसका बहुत ज़्यादा लोग नाम नहीं लेते हैं। तो जीरो बेस बजटिंग में यही है कि आप सब भूल जाइए, आप हर साल अपनी जो है प्रायोरिटी फ्रेश आप उसको जो है आप बनाएं और उसके हिसाब से अपना जो भी आपका जो बजट एस्टिमेशन है आप उसको उस तरीके से करें। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने उसको जो है जो आपका जो आप जो डिमांड भेज रहे हैं, जो आपके यहाँ स्कीम्स रन कर रही हैं, आप उसको रिव्यू करिए। मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स, आप उसके परफॉर्मेंस को रिव्यू करिए कि वाकई आपके जो मतलब अगर मान लीजिए कि कोई अगर लाभार्थी परक योजना है, बेनिफिशियरी रिलेटेड स्कीम, आप देखिए उसमें बेनिफिशियरी बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं या उतने ही हैं, तो आपको आगे कितनी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, फिर विभागों में ये भी होता है कि वो ये जानते हैं कि साहब अगर फरवरी में बजट आ गया, मतलब इस तरह से वो अपने एस्टिमेट्स रखते हैं जैसे अब बस इट इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो हम लोग उनको समझाते हैं कि भाई अभी आगे सप्लीमेंट्री भी आएगी, पहले इतना ले लो अपना, इसको खर्च कर लेना सप्लीमेंट्री में आना। लेकिन ना वो एक ही बार में सब कुछ जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको, मतलब जो मैं टेंडेंसी से बता रहा हूँ, एक ही बार में ज़्यादा से ज़्यादा हम सारा पैसा एक बार हम रख लें उसको और फिर उसको अपने हिसाब से हम खर्च करें। तो ये सब वही मैं कह रहा हूँ कि देयर इज़ विल देयर इज़ ए वे। ये सही बात है, क्योंकि डिपार्टमेंट को देखना है कि उनकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, उनका रोड मैप क्या है, आगे उनको कितनी ज़रूरत है, क्या है। अगर करंट फाइनेंशियल ईयर जो एंड हो गया उसके बेसिस पे अगर वो हिस्टोरिकली डेटा को देखें, चाहे रिसीट के हों चाहे एक्सपेंडिचर के हों, कि उन्होंने कितना अचीव किया, कितना खर्चा किया, कितनी रिसीट आई, उसको एवेल्युएशन करने के बाद तब वो अपनी क्या कहते हैं प्रोविज़न कराएं तब। लेकिन वो मेरे ख्याल से ये इतनी सीरियसली कहीं स्टडी होती ही नहीं है किसी डिपार्टमेंट में, और इंक्रीमेंटल बेसिस पे वो एक्सपेंडिचर के बजट या रिसीट के भी। तो सर, डू यू सजेस्ट कि इस एरिया में कहीं ऑटोमेशन या सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस या एआई सॉल्यूशंस आने चाहिए? एआई सॉल्यूशन हो सकते हैं सर। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा कि हिस्टोरिकल जो डेटा है, राइट सर, तो जो प्रेडिक्टिव एनालिसिस है आपकी, वहाँ Yes, से एआई हमें सपोर्ट कर सकता है। Sir. पिछले 5 साल 10 साल 3 साल, सर ने कहा 3 साल, तो हम अपने बजट सर्कुलर में कहते ही कि आप अपनी रिसीट देख लीजिए। जी सर। तो उसका हिस्टोरिकल ट्रेंड देखते हुए और तमाम एनालिसिस है, रिग्रेशन एनालिसिस है, टाइम सीरीज एनालिसिस है, Right. उसके लिए एआई इनेबल्ड हमारे टूल्स भी हैं। उनकी हेल्प से हम ये तो एनालाइज कर ही सकते हैं कि हमारा पास्ट ट्रेंड क्या था, और उसके बेसिस पे हम फ्यूचर में हम बहुत प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन पास्ट ट्रेंड तो हम देख ही सकते हैं। तो एआई का हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस में तो एआई बिल्कुल हमें पूरा सपोर्ट कर सकता है। वेरी ट्रू सर। सो यू वांटेड टू ऐड? ह्यूमन इंटरवेंशन की सबसे पहले बात होगी। जी सर। ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना बजट नहीं बन सकता, क्योंकि बेसिकली इट इज़ ए पॉलिसी। वेरी ट्रू। ह्यूमन इंटरवेंशन तो रहेगी। सबसे इम्पोर्टेंट है डिपार्टमेंट लेवल पे, फाइनेंस डिपार्टमेंट में आने से पहले स्क्रूटनी।
स्क्रूटनी एआई नहीं कर पाएगा, स्क्रूटनी केवल डिपार्टमेंट कर पाएगा। अनफॉर्चुनेटली कोई भी स्टेट का ऐसा डिपार्टमेंट शासन स्तर पर नहीं है जिसमें एक डेडिकेटेड बजट विंग हो जो नीचे से आने वाले प्रपोजल्स की स्क्रूटनी करता हो। बजट बनाते वक्त डिपार्टमेंट्स नीचे से बजट आता है, कोई नहीं देखता है उस टाइम के हमारा पीछे का पास्ट ट्रेंड क्या है। So we are touching upon validation of the data and scrutinizing and validating the data वित्त विभाग को भेजने से पहले उनके लेवल पे होना चाहिए। नीचे से बजट अब वो क्या करते हैं, कोई एक ऐसा स्कीम है जिसमें हर साल 1 करोड़ खर्चा हो रहा है, 2 करोड़ खर्चा हो रहा है, 3 करोड़ खर्चा हो रहा है, दे वोंट सी इट, वो नहीं देखेंगे उसमें एक्सपेंडिव बजट था एक बार 70 करोड़, अगले बार भेज दिया 75 करोड़, अगले बार भेज दिया 77 करोड़। वो सिर्फ बजट एस्टिमेट पे एस्टिमेट, दैट इज हाउ दे सेंड द बजट। अगर आप एस्टिमेट पे ही एस्टिमेट करोगे तब तो बजट कभी सही बनना ही नहीं। एग्जैक्टली तो ओवर एस्टिमेशन होना ही है, समवेयर यू हैव टू बी रियलिस्टिक। दिस इज वेयर द एआई थिंग कैन कम। आप पीछे का अपना 10 साल का बजट अपलोड करो, दुनिया भर के टूल्स हैं। आप एआई से ही पूछो व्हाट शुड बी नाउ आवर बजट, एआई आपको बता देगा। आपके जितनी स्कीम्स है उसकी सबकी एक फिगर निकाल करके आपको दे देगा कि इतना होना चाहिए। इवन विद द डेविएशन एआई आपको सजेस्ट कर देगा कि बीच के 3 साल आप 2 करोड़ की जगह 250 करोड़ किए थे, इसमें 2 करोड़ की जगह आपने 250 करोड़ का 2500 करोड़ किया। एंड एआई विल सजेस्ट कि अगर आपकी कोई ऐसी पॉलिसी आती है तो आप यहाँ पर इतना कर सकते हैं। एंड देन दैट हैज़ टू बी सेंट टू द शासन लेवल पे, देन नाउ ह्यूमन इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड वेयर दे हैव टू स्क्रूटिनाइज। एआई स्क्रूटनी नहीं करेगा, स्क्रूटनी ह्यूमन ही करेगा। एंड देन दे हैव टू रियलाइज कि इसमें क्या ऐड करना है, क्या उसको रखना है, एंड देन दे शुड सेंड इट टू द वित्त विभाग। बट होता क्या है, नीचे से जो भी बन करके आता है दे डायरेक्टली सेंड इट टू द वित्त विभाग एंड देन एवरी डिपार्टमेंट थिंक्स कि ये तो वित्त विभाग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ पे होगा ही। पहुंच गया है तो अब वो सबको बुलाएगा, सबको बैठाएगा और वहाँ बैठ करके मीटिंग कराएगा और वहाँ पर तब इनका जो सीनियर जो भी विभाग का होता है वो आकर के अपने व्यूज देना तब शुरू करता है। वेरी ट्रू। सो दिस इज टू बी डन इन सच। मतलब है कि प्लानिंग शुरुआती लेवल पे, शुरुआती लेवल पे हमें ग्राउंड जीरो से ही बात करनी है। प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है, बहुत सीरियस प्लानिंग की ज़रूरत है। So what I feel that because I have been in 17 departments before coming to this शासन लेवल पे, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो हमने देखा कि जो एस्टिमेशंस हैं जब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बन रहे हैं, जब तक वो ऊपर आते हैं और जब तक डायरेक्टरेट लेवल पे एक्यूमुलेट होकर फिर शासन आते हैं, तो मैनी अ टाइम्स द ट्रू पिक्चर डज नॉट कम ओवर और फिर वो जाके जहाँ पे एग्जैक्टली ज़रूरत है वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं। उस लेवल पे प्लानिंग में आई थिंक डिपार्टमेंट लेवल पे भी ज़रूरत है कि आप अपने जो अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव चैनल्स हैं उनमें जाके अपनी एक मीटिंग करें और फिर उसका जी सर वहाँ पे ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत है। हमें भेजने से पहले वो अपनी प्लानिंग करें, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में बैठ के बात करें। एंड देयर वी आर सजेस्टिंग कि इफ़ दे कैन ऑगमेंट और यूज़ AI as a tool to help themselves in preparing this, then it would be a better exercise. So we are coming to this, and we are coming to this point where we say कि अगर हम जैसे सर my question to Pratima is जैसे कि we have those centrally sponsored schemes are there, right? तो अगर हम देखेंगे तो कई बार प्रॉब्लम आता है कि उन स्कीम्स का डेटा अलग चल रहा है, डिपार्टमेंट्स उनको स्टेट बजट के साथ जोड़ नहीं पाए। तो हाउ डू यू थिंक कि वहाँ पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का और स्टेट बजट में आपस में क्या लिंक प्रॉब्लम्स हैं एंड हाउ डू वी सॉर्ट इट आउट? एसएनए स्पर्श के रोल आउट के बाद से मुझे लगता है कि ये गैप काफ़ी हद तक मिटिगेट हो चुका है। ओके, दैट इज नाइस। अब एस्टिमेशन सिंगल बजट लाइन पे एक ही साथ हो रहे हैं एंड एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है वो बिल बेस्ड जब रिक्वायर्ड है तभी पेमेंट हो रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर का रियलाइजेशन अब दूसरे तरह से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि फंड किसी अकाउंट में पार्क्ड है और एक्चुअल एक्सपेंसेस हमें नहीं पता है। बिकॉज प्री एसएनए स्पर्श ऐसे होता था कि पूरा बजट ड्रॉ होकर के एसएनए के बैंक एग्जैक्टली, हाँ। तो एक्चुअल सिनेरियो किसी को भी नहीं पता है कि उसमें से एक्चुअली कितना खर्च हो गया। बट स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड के लिए वो पैसा उसी दिन एक्सपेंडिचर में बुक हो जाता था जिस दिन वो यहाँ से निकल के पार्क हो गया। अब स्पर्श में यह है कि बिकॉज ये जस्ट इन टाइम फंडिंग अप्रोच है, जब बिल आ रहा है एक्चुअल तब एक्चुअल पेमेंट हो रहा है, कोई भी एडवांस ड्रॉज उस तरह से नहीं है कि फंड पार्किंग में रिजल्ट करे। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो गई है। दूसरा ये है कि ये दिस वॉज द सेकेंड ईयर जब हमने फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग की विद एसएनए स्पर्श। पिछले साल 9 स्कीम्स थी, इस बार 48 स्कीम्स के साथ किया। तो अभी भी डिपार्टमेंट्स को इसमें डाउट है। तो कुछ लोगों ने पूछा कि हमारा
एक्चुअल जो बजट का एस्टिमेट था वो इतना था, बट मदर सैंक्शन की वजह से सैंक्शन रिलीज इतना हुआ, तो हम सरेंडर कितना अमाउंट करेंगे। ट्रू। तो वो पुराने हिसाब से सोच रहे थे कि जितना प्रोविज़न है उसमें से हम सरेंडर प्रोसेस करेंगे। तो ये क्लैरिटी वाकई में डिपार्टमेंट्स पे नहीं है कि हमें सरेंडर में क्या ले जाना है या हमारे लिए सैंक्शन का क्या मतलब है। सिर्फ इसलिए कि प्रोविज़न है वो आपको अवेलेबल नहीं है जब तक कि फाइनेंशियल सैंक्शन गवर्नमेंट के लेवल से इशू नहीं होती है। तो ये क्लैरिटी भी अब धीरे धीरे आ रही है लोगों में। सेकेंडली, जब अब हम एक्चुअल एक्सपेंडिचर को साथ में लेके चल रहे हैं, इट इज़ पार्ट ऑफ आर डेटा नाउ, तो अब हमें वो ट्रेंड बेटर पता है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में भी पेमेंट का ट्रेंड क्या है, मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, क्वार्टरली कितने हैं। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो वंस इन अ ईयर होंगे, तो मेरे हिसाब से CSS में अब बेटर प्लानिंग होगी पोस्ट SNA स्पर्श। तो ये बहुत हेल्प करेगा आगे हमारे एग्जीक्यूशन और प्लानिंग के बेस पर। So we come to a point where we are speaking that we are tracking the expenditures. So it is kind of like tracking the expenditure on a real time basis. So in general my question is कि जब हम कई बार स्कीम्स और इनकी बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि फंड्स तब रिलीज़ होंगे जब आप UC सबमिट करेंगे एंड ऑल। सो shouldn't these utilization certificates be automated कि अगर हम रियल टाइम ट्रैकिंग के तरफ बढ़ ही रहे हैं तो ये जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स हैं कई बार हम अगर जो मैनुअली जब सर जनरेट होते हैं तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि हम उनको ऑथेंटिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं हाउ ट्रू दैट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इज़ और नॉट। सो वी हैव सम पोर्टल्स, वी हैव सम वेबसाइट्स एंड ऑल व्हिच आर हेल्पिंग अस टू ट्रैक दिस, बट व्हाट डू यू थिंक व्हाट मोर इज़ नीडेड टू बी डन इन दिस फील्ड एंड और क्या करना चाहिए? थोड़ा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स अगर हमारे ठीक हो जाएंगे, जो हम रियल टाइम ट्रैकिंग कर रहे हैं उसको हम थोड़ा और अच्छी मॉनिटरिंग कर ले जाएंगे, how would it help the budgetary process? Because sooner or later we are coming to the point कि आप utilization सही करेंगे, आप expenditure सही करेंगे, तभी आप अपना अगले साल का estimate अच्छा बना पाएंगे। That would be more true to the picture. आप पिछले साल से relate कर पाएंगे। So what is it? इसमें अभी क्या है कि अब एक हम इस पॉइंट पे रीच कर रहे हैं धीरे धीरे कि फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्रोग्रेस हैंड इन हैंड चल रही है एक साथ। ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल प्रोग्रेस पहले हो गई और फिजिकल हमें एक्चुअली में बाद में पेपर के थ्रू प्रेजेंट करनी पड़ती है। तो अब फैक्चुअली यूसीज धीरे 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 रेयरिटी हो जाएगा, बिकॉज हम एक्सपेंडिचर तभी कमिट करेंगे व्हेन इट इज़ ड्यू, और जब हम बिल बेस्ड पेमेंट पे बढ़ जाए हैं तो फिर हमें यूसी की ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज जैसे बाकी एक्सपेंसेस नहीं होता है कि ये अब हम कब इनकर कर रहे हैं जब एक्चुअली वी हैव अ बिल, एक्चुअली द वर्क हैज़ बीन डन एंड वी आर मेकिंग पेमेंट फॉर दैट। That's better. तो अब हमें यूसी का उस तरह से रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जो स्टेट की स्कीम्स हैं जहाँ पर अभी भी हम उसी पैटर्न पे चल रहे हैं कि कार्यदायी संस्था को पूरा पैसा चला गया, किसी वर्क के लिए चला गया, For like committed expenditure पे हम बात करते हैं जहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से सिस्टम्स को ऑटोमेट कर सकते हैं, इक्विप कर सकते हैं कि हम साथ साथ फिजिकल प्रोग्रेस को भी, फंड के यूटिलाइजेशन को भी ट्रैक करें, ताकि एक पॉइंट ऐसा रीच होगा कि अब ये ऑप्टिमाइज़ हो गया, अब हमको 80% के एक्सपेंडिचर पे या 50% के एक्सपेंडिचर पे एक यूसी चाहिए था जो कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए रेडी होना चाहिए, या 25% एक्सपेंडिचर के बाद अब हमें सबमिट करना था एक कंप्लीशन जिससे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इशू हो। तो ये काफ़ी हद तक ऑटोमेट होने की पोजीशन में अब धीरे धीरे पहुंच रहा है, अगर हम डेटा को इस तरह से कैप्चर करें, और कैप्चर तो बहुत सारा डेटा हो रहा है। अब है उस डेटा का यूटिलाइजेशन। तो ये जजमेंट की ये डेटा जो है हमारे पास, इसको हम कैसे बेस्ट यूज़ कर सकते हैं इन डिसिप्लिन्स को स्टैब्लिश करने के लिए कि फाइनेंशियली हमारा एस्टिमेशंस है या इंस्टॉलमेंट्स है या एक्सपेंडिचर है या उसका फिजिकल और फाइनेंशियल प्रोग्रेस के बीच में जो गैप्स हैं उसको कैसे हम ख़त्म करें। इसके लिए अब हमें आगे काम करने की ज़रूरत है IT सिस्टम्स के साथ। So we come to this point where we say that data ample है हमारे पास, काफ़ी data है. It is just what to pick and choose and then how to strengthen our systems and reshape how budgeting goes further. तो we find these like जैसे कि अभी आपने जैसे बताया अभी, तो जब भी utilization certificates की इनकी सब बात होती है, तो when we speak about committed expenditures and parking of funds, तो सर वो ऐसा है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दो कंडीशंस में होता है। जी सर। पहली चीज़, अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी को ग्रांट दे रही है, यूटिलाइजेशन इज मैंडेटरी। यस सर। दूसरी चीज़ ये है कि जैसा अभी आपको बताया कि जैसे हमारा जो जियो जब वित्तीय स्वीकृतियों जारी होता है तो उसमें जो निर्माण कार्य है कि आपने एक पहली किस्त दे दी, फिर उसके 75% पर इतना वैल्यू भी है,
एक तो यूटिलाइजेशन फिजिकल प्रोसेस ऑफ फिजिकल प्रोग्रेस साथ में चलते हैं। वर्ड वहाँ ज़्यादा वो है कि आप ये कितना यूटिलाइज कर लेंगे, आप उसको बताइए, वो आपको नेक्स्ट किस देंगे। तो जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की बात है, या तो जो स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है या तो वो है, और या ये कंस्ट्रक्शन। और इसमें समस्या फिर वही प्लानिंग की है। हाँ, आपका बजट एलोकेट हो गया 1 अप्रैल को, फंड आपको मान लिया है अच्छा खासा 3000 करोड़ का, और आपको सितंबर तक नहीं पता होगा कि आपको ये 3000 करोड़ रुपए खर्चेगा। कार्य योजना बनती रहती है फरवरी मार्च तक। तो जब आप कोई प्रोजेक्ट ही नहीं स्टार्ट कर पाओगे तो आप यूसी दे करके समय से कहाँ से और फंड ले पाओगे। सो दिस इज अनदर हर्डल विच अगेन देयर इज 2 प्रॉब्लम्स, स्क्रूटनी, प्लानिंग एंड स्क्रूटनी। बार बार यही निकल करके आएगा एंड वी फेस दैट। सो दिस इज़ वन ऑफ द बॉटलनेक्स जो कि अगर यहाँ से एलोकेशंस हो भी जाते हैं तो फर्दर फंड रिलीज़ नहीं होते, और डिपार्टमेंट्स के पास उनके हेडक्वार्टर्स में बजट होने के बावजूद भी वो फिर फाइनली डिस्ट्रिक्ट्स तक या जो उनके लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल है वहाँ तक कम्युनिकेट नहीं होते, वहाँ तक पहुँचते नहीं। तो वहाँ पे हम लोग को बाद में एंड में प्रॉब्लम्स आती हैं। ट्रेंड है लास्ट क्वार्टर में हमेशा सबसे ज़्यादा होता है, और लास्ट क्वार्टर में भी जैसे जैसे लास्ट होता जाएगा वैसे वैसे ट्रेंड। So that leads us to a point that there would be underutilization of the budget allocated to the departments that ways, और फिर उसके बाद फिर एक्सपेंडिचर स्पाइक्स भी आएंगे। व्हाट वी सी द एक्सपेंडिचर स्पाइक्स जो लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर रहता है, पर्टिकुलरली इन द लास्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वो एक्सपेंडिचर स्पाइक्स रहते हैं, और फिर अनड्यू प्रेशर होता है। आई थिंक बहुत अनरियलिस्टिक टाइमलाइंस होती हैं सर वर्क कंप्लीशन के लिए, तो इट डज अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वर्क ऑल्सो। सो इफ़ इट इज़ मोर एनहांस्ड एंड इट इज़ मोर स्ट्रेस्ड अपॉन कि आप अपने एक्सपेंडिचर को यूनिफॉर्म रखें ओवर द ईयर फाइनेंशियल ईयर, तो इस पे अगर डिपार्टमेंट्स के साथ चर्चा हो। जहाँ तक जो हमारी गाइडलाइंस रहती हैं उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा होता है सर कि आप अपने जो पूरा आपका साल भर का जो एक्सपेंडिचर है उसकी आप फेजिंग कर लें अपनी आवश्यकता के अनुसार। और ये भी बताया गया है कि मार्च के महीने में आपको 15% से ज़्यादा का खर्च नहीं करना है, और इंस्पाइट ऑफ दी गाइडलाइंस अभी भी जो है वो रश ऑफ एक्सपेंडिचर मार्च में एक तरीके से अनअवॉइडेबल होगा। अनअवॉइडेबल है सर, वेरी ट्रू। यही बात है कि एआई जो है, एआई हमें सपोर्ट कर सकता है। दैट इज़ व्हाट वी आर थिंकिंग सर कि कहाँ सपोर्ट तब करेगा जब हम जो है अच्छी प्लानिंग हमारी हो, प्रॉपर प्लानिंग हो, विल पावर हो, डिसीजन टाइम से ले सकें, टाइम से डिसबर्समेंट हो, टाइम से आप एग्जीक्यूशन कर सकें, वहाँ पे एआई आपको बहुत सपोर्ट कर सकता है। लेकिन एआई ये नहीं करेगा, डिसीजन नहीं लेगा। हाँ, डिसीजन नहीं लेना है उसको, इट हैज़ टू ऑगमेंट अस। तो एआई सपोर्ट कर सकता है, ऑगमेंट कर सकता है, असिस्ट कर सकता है। असिस्ट कर सकते ये जो एक धारणा है कि एआई जो है इस पैनिशिया फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स, वो सही नहीं है। एआई केवल हमें ऑगमेंट कर सकता है, डिसीजन हमें लेना पड़ेगा, हमें टाइमली प्लानिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी करनी पड़ेगी अगर हम फ्यूचर को देखना चाहते हैं Very फ्यूचर true, में क्या चीज़ें आएंगी, जो कि नहीं हो रहा है ऐसा लगता है। ऐसे हमारे ऑब्जर्वेशन है, जिस तरह के प्रपोजल आते हैं और जिस तरह से एक्सपेंडिचर होता Sir. है, एआई आपके एक्सपेंडिचर एनालिसिस में हेल्प कर सकता है, एग्जीक्यूशन में वो ट्रेंड बता सकता है कि एक्सपेंडिचर आपका किस तरह का हो रहा है, लेकिन एक्सपेंडिचर करने के लिए डिसीजन तो आपको ही लेना पड़ेगा। सो वी सी सर जैसे कि देयर शुड बी अ शिफ्ट फ्रॉम कि हमें सिर्फ फंड स्पेंड करना, एक्सपेंडिचर करना है, उससे ज़्यादा हाँ एफिशिएंटली वी हैव टू स्पेंड आवर फंड्स। तो इस तरफ एक शिफ्ट होना चाहिए। तो उसमें सर कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं कि मॉनिटरिंग है, तो देयर वुड बी लाइक इफ़ देयर इज़ अ डैशबोर्ड काइंड ऑफ अ थिंग, एक अगर लाइक यू नो रियल टाइम पे एक डैशबोर्ड हो, जैसे हमारे कोशवानी पे तो हम कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ ट्रैकिंग चल रही है, दो देयर इज़ अ टाइम गैप, बट स्टिल इफ़ देयर इज़ मोर लाइक रियल टाइम डैशबोर्ड्स एंड ऑल, फंड फ्लो की ट्रैकिंग हो, और उससे अगर सजेस्टेड हो कि आपको हमने इतना फंड दिया था, यू आर लैकिंग दिस मच बिहाइंड, समथिंग लाइक ब्लिंकर्स और पॉइंटर्स। ये सब होने के बाद भी अकाउंटेबिलिटी कौन फिक्स करेगा, ये मेन प्रॉब्लम। मुझे इसमें यू नो व्हाट हैपेंस Sir. इज वी नीड टू ओपन अप एक्चुअली। Very मैं यूपी के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, सर we need to look elsewhere what others are doing. I'll give you 2 examples. जी सर। आज नहीं, कम से कम 10-15 साल पहले आई विजिटेड कर्नाटका टू स्टडी देयर सिस्टम्स। कर्नाटका में उस समय, आज से 10-12 साल पहले,
they had department-wise mid-term budget. Okay. Yeah, okay. यानी उनके पास आगे 3 साल स्कीम वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज तालुका, आई मीन इट वाज माइंड बॉगलिंग टू लुक एट देयर बजट लिटरेचर. नंबर 1. नंबर 2, केवल ऐसा नहीं था कि हमने एक बार किसी साल एक प्रोस्पेक्टिव प्लान बना लिया 3 साल का, नेक्स्ट ईयर वी फॉरगेट दैट एंड वी प्रिपेयर अनदर 3 years प्लान. नो, दे वुड रिविजिट कि ठीक है, आपने ये प्लान था हमारा, एंड वेयर डू वी स्टैंड नाउ विज़ वी दैट प्रीवियस प्लान. तो इस तरह की इस तरह के सिस्टमिक स्ट्रेंथ ये हमको ज़रूरत है. नंबर 1 ये मतलब देयर हैज़ टू बी विजन इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन बोथ. एक ही एग्जांपल है. दूसरा, देयर आर फ्यू स्टेट्स, आई बिलीव ओडिशा में शायद, where they have monthly or quarterly expenditure caps. तो वहाँ पर force departments have to spend money over the year in a given pattern. Okay. एक तरीके से उनको खर्च करना ही, otherwise they are not allowed to spend that much money, जो कि अगर shortfall रह जाता है. That is also good. This can be one extreme. मतलब बहुत स्टेट जैक्टिंग भी हम नहीं कर सकते हैं, ना करना चाहिए. ओडिशा इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, यूपी इज़ क्वाइट अनदर स्टोरी, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. तो बोले इस तरह के एग्जांपल्स हैं हमारे सामने जिन्हें हम अपने सिस्टम में वी कैन ट्राई एंड इनग्रेन देम. इसमें बहुत ज़रूरी है, जैसा कि सभी लोगों ने मोरलेस ये बात कही है कि द ओनस हैज़ टू बी ऑन द डिपार्टमेंट्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द स्कीम्स. उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि उनके कौन से पर्टिकुलर स्कीम या कौन से पर्टिकुलर वर्क्स, कि देयर इज़ अ सीजनैलिटी ऑल्सो, देयर इज़ अ सीजनैलिटी इन रिसीट्स एज वेल एज सीजनैलिटी इन एक्सपेंडिचर. True. So departments know, everyone knows. So we need to plan and prepare accordingly. तो वो सारी चीज़ें, मतलब ये हम कह लेते हैं, हम लिख भी देते हैं, बट ऑन ग्राउंड ये होने में थोड़ा मुश्किल होता है. उसका रीज़न ये है कि बजटिंग इज़, अगेन आई विल रिपीट, इट इज़ अ वेरी वेरी नेग्लेक्टेड एक्सरसाइज. Right. इट इज़ वेरी नेग्लेक्टेड एक्सरसाइज. हम अक्टूबर, वो 2 महीने का पीरियड होता है, उसमें जल्दी जल्दी अपना कुछ बना के भेज दिया, ख़त्म कहानी. मतलब इसके वी नीड टू बी मोर सीरियस. शायद हमें डिपार्टमेंट के लेवल पे कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस की ज़रूरत पड़े. आई डोंट नो व्हाट, आई एम नॉट वेरी क्लियर. और एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ टेक्नोलॉजी टू हेल्प. AI के बारे में, नाउ AI इज़ द बज़वर्ड नाउ इट इज़, Very true. and it is all right also, but we have to know how to use and how to use AI also, and what kind of AI. सही बात है. AI का यूज़ करके हम मान लो डैशबोर्ड बना लें, हमें रियल टाइम बेसिस पे हमें इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल हो, हमें भी पता लग रहा है कि कहाँ पे दिक्कतें हैं, तो कल पता लगता रहेगा जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे. सो दैट मीन्स सर कि हम अगर हम AI टूल्स को भी लेकर आएँ, प्लानिंग डिपार्टमेंट्स के लेवल पे जाके उसको सॉर्ट आउट करें, और फिर वहाँ से जब फाइनेंस डिपार्टमेंट में अगर हम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, वहाँ पे भी हमारे पास जो डेटा आ रहा है उसको फाइनली इंटरप्रिटेशन, फाइनली देयर वी नीड अ ह्यूमन इंटरवेंशन. एंड व्हेन इट कम्स, दैट मीन्स कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है, इवन इफ वी आर इम्प्लीमेंटिंग AI टूल्स, that human resource is also needed to be trained how to use it, how to best take the of the technology. Capacity building वही है सर. जी वो सर. ऐसा है सर. कि ये अब मैं माइक्रो लेवल पे जा रहा हूँ. हाँ सर, ज़रूरत है सर माइक्रो मैं लेवल बता तक रहा जाने हूँ की. आपको. सर. देखिए ऐसा है, आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की मॉनिटरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. ओके. 50 to 55% वो कमिटेड होता है. कमिटेड है. ठीक सर. आपको उसकी मॉनिटरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं. हाँ, जो आपकी जो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम है उसको आप जरूर मॉनिटर कर सकते हैं. पुलिस की उसको आपको देखना चाहिए विभागों को. असली ज़रूरत जानते हैं कहाँ पर है सर. कैपिटल एक्सपेंडिचर. एग्जैक्टली. उसकी आपको मॉनिटरिंग, क्योंकि उसी से कुछ दिखाई पड़ता है कि आपकी बिल्डिंग्स बन गई, आप सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उधर ही है सर. उसी बनता है. उसका जेस्टेशन पीरियड भी
काफ़ी लॉन्ग होता है। मान लीजिए आपको Long. एक बिल्डिंग बनानी है, आप पहले ज़मीन की व्यवस्था करेंगे, आप बजट व्यवस्था करा लीजिए, ज़मीन की व्यवस्था करेंगे, वो टेंडर करेंगे, ये तो लॉन्ग gestation पीरियड। और फिर आप कौन सी कार्य संस्था ले रहे हैं, जो भी है तो वो सर ओवर द इयर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरा काम। उसका मेरा कहने मतलब है, अगर डैशबोर्ड बनाने की ही बात आ जाए तो आपको अगर मॉनिटरिंग करनी है अगर विभागों को, तो अगर आप इसकी मॉनिटरिंग कर लें तो काफ़ी समस्या। देखिए हमारा जो स्टेट है वो आपको पता होना चाहिए कि पूरे देश में हमारा जो कैपेक्स है वो सबसे ज़्यादा है, Right. सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। लेकिन अब उसमें उसको थोड़ा सा, अब मैं आपको बताऊं कि जो हमारा अभी जो ये फाइनेंशियल ईयर अभी 25-26 ख़त्म हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि 38% कैपेक्स, 38% सिर्फ और सिर्फ मार्च में हुआ है। That is some data to speak about, तो sir. इसको तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो डैशबोर्ड बनाने की बात चल रही है, मॉनिटरिंग की बात चल रही, तो भाई ये ऐसा क्यों है? हाँ, तो सर हम यहीं पे बात कर रहे हैं कि मतलब अगर हम यही स्कीम्स को यूज़ करें हाँ। तो कहाँ पे हमारे फंड्स हैं, दे आर स्टेइंग पार्क्ड और दे आर स्टेइंग आइडल, ये सब चीज़ों को भी मॉनिटर हो जाएगा और देन देयर विल बी सम लाइक मॉनिटर हो जाएगा। मॉनिटर करने के बाद वहाँ पे कौन डिसीजन लेगा, कौन जवाबदेही फिक्स करेगा, किसकी जवाबदेही होगी, यहाँ पे जब तक काम नहीं होगा तब तक आप सारे मॉनिटर करके भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए पार्क सो देयर वी नीड पॉलिसी फॉर दैट। फंड फ्लो ट्रैकिंग नॉट एट ऑल, पूरा सिस्टम बना हुआ है, हाँ, बहुत अच्छा सिस्टम है यूपी का, हर आदमी को पता है, ठीक है। अभी हमें रियल टाइम में ना पता हो कल तक का हमारा कितना एक्सपेंडिचर हुआ, ये तो हर प्रमुख सचिव के पास, हर विभाग के होता है। वो तुरंत बोलेगा समीक्षा अधिकारी को, 2 मिनट में ले आकर के उसको दे देगा, ट्रेजरी के पास डेटा है। तो फंड फ्लो एक अलग चीज़ है, प्रॉब्लम है उसका इम्पैक्ट क्या है, रियल में क्या उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं, वो नहीं है। ये जो 35% जो सर ने भी बताया मार्च में हुआ है, इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो मिनिस्टर लेवल पे मीटिंग करा करके, एसएस लेवल पे मीटिंग करा करके, तब जा करके इतना प्रेशर बना करके तब डिपार्टमेंट, क्योंकि हमारे पास एक बेंचमार्क था, सर हमारे पास एक फिगर थी कि हमें इससे नीचे नहीं रहना है, तो हम लोगों ने उस फिगर को अचीव किया। दूसरी चीज़ जो सिद्धार्थ कह रहे हैं, मैं उसमें एक चीज़ ऐड और कहूँगा, जो पार्किंग ऑफ फंड्स का जो आप कह रही हैं ना, उसका सबसे ज़्यादा खतरा जानते हैं कहाँ? कैपिटल प्रोजेक्ट्स। कैपिटल प्रोजेक्ट्स में, ओके। आज आप पता चला 31 मार्च जो पहले जैसे होता था, पीएलए व्यवस्था खत्म कर दी गई, जी सर। लेकिन अगर आपको पता चला आपको फंड यूटिलाइज करना है, कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना है, तो आपने किसी कायदे संस्था के खाते में ट्रांसफर कर दिया बस। तो सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है सर। यस, अगर आप कैपिटल प्रोजेक्ट्स को अपने आप मॉनिटर कर ले, उसमें आप जो फंड्स मान लिया आपने दे भी दिया, तो उस फंड्स का अब कहाँ क्या हो रहा है हमने तो दे दिया, हाँ। उसका कहाँ पर वो सर उसको क्या कहते हैं कि ये हमारा कमिटेड एक्सपेंडिचर है, ये कह के आगे कार्यदायी संस्थाओं को आगे जाके दे दिया जाता है। तो नहीं है, कमिटेड वो तो नहीं है, हमें कई- क्योंकि ये करना है, हमें एक फिगर अचीव करनी है, सो वो कभी सर उसको वर्किंग कैपिटल या उस नाम से भी करके दे दिया जाता है। जो भी दिया जाता हो। मैं बता रहा हूँ, ये चूँकि अब 38% मार्च में खर्च हुआ है, सर तो मार्च के महीने में तो कोई बिल्डिंग बनके खड़ी नहीं हो जाएगी। सही बात है, यहीं पे बात आती है क्वालिटी ऑफ तो एक्सपेंडिचर। अब पार्किंग क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। मतलब खर्च तो हो गया है, लेकिन वो फंड वाकई वहाँ जहाँ मतलब किस तरह से यूज़ हुआ है या कब। हाँ, तो या मतलब 38% इधर एक महीने में तो नहीं हुआ होगा, दैट इज मतलब उसका टोटल यूटिलाइजेशन एक साथ एक महीने में नहीं है, इन एनी केस पॉसिबल नहीं है। Yes, correct. सर बीच में हमने सर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स की बात करी थी, तो जब भी हम बात करते हैं तो डीबीटीज आर ऑलवेज काइंड ऑफ लाइक दे कैरी देयर सम इनहेरेंट रिस्क्स, क्या कौन बेनिफिशरीज हैं क्या हैं, तो उसमें जो हमें आज की तारीख में जो रिस्क लग रहे हैं एंड समवेयर डाउन द लाइन वी फील इट इज़ ऑल्सो साइबर थ्रेट ऑल्सो, क्योंकि पर्सनल डेटा हैंडल हो रहा है, तो व्हाट वुड यू थिंक कि जो डीबीटीज़ हैं उसमें क्या रिस्क है और कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं, मतलब क्या और होना चाहिए? डीबीटी में सीएसएस स्कीम्स में एक नया उन्होंने शुरू किया है, आधार बेस्ड डीबीटी पेमेंट्स। तो अब तक पीएफएमएस से चल रहा था, पीएफएमएस से फिर चल वो रहा था, इंटीग्रेट हो गया है इक्यूबर सिस्टम से, गुड और पिछले फाइनेंशियल ईयर से ये शुरू हुआ है। तो अब आरबीआई और एनपीसीआई की हेल्प से आधार बेस्ड पेमेंट होना शुरू हो गए हैं। तो आधार ऑथेंटिकेशन वो अपने वेबसाइट्स पे कर रहे हैं, जो भी स्कीम्स हैं जहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और उसके बाद सारे पेमेंट इनिशिएट हो करके तो ट्रेजरी चैनल जा रहे हैं। तो यूपी में भी इस वर्ष में हम लोगों ने 4 स्कीम्स में आधार बेस्ड पेमेंट किए हैं, और फ्यूचर में भी अब जितने भी स्कीम्स ऐसे हैं जहाँ पर आधार पेमेंट का स्कोप है
वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी प्रमोट कर रही है, और हमें भी लगता है कि आधार बेस्ड पेमेंट जो है वो सेफ़र ऑप्शन है। That's तो better. उससे बहुत हद तक डुप्लीकेसी की समस्या या इम्पर्सोनेशन या रॉन्ग अकाउंट्स में पेमेंट्स की प्रॉब्लम ये सब सॉल्व हो जाएगी आधार बेस्ड पेमेंट से। दूसरा ये कि बहुत सारे स्कीम्स ऐसे हैं जो डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन के साथ साथ फैमिली आईडी और परिवार को कितने बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कौन कौन से स्कीम्स में मिल रहे हैं, इनका भी कुछ ट्रैकिंग और मैपिंग का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है काफ़ी सारे। अच्छा, इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड। फ्यूचर में मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले 1-2 साल में हमें इसका इम्पैक्ट एक्चुअली दिखेगा कि डुप्लीकेसी ऑफ बेनिफिट्स या इस तरह का कि डिटेक्टिंग फ्रॉड्स एंड ये एनोमलीज। सारे लोग का जो पेमेंट हो जाता था कि एक ही अकाउंट में 10 लोगों की स्कॉलरशिप चली गई, हाँ, डुप्लीकेट डेटा हो गया, ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि आईटी से काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगी आने वाले। सो बट समवेयर डाउन द लाइन वी एट टाइम्स वी टॉक अबाउट कि बहुत सारे लोगों का आधार है, आधार यूज़ कर रहे हैं। इट मे बी अ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट बिकॉज इट कीप्स ओपन कि उनका पर्सनल डेटा कहीं ना कहीं अब अपलोड हो रहा है। आधार में जब भी हम आधार ये डर है लोगों के मन में, वहम है इस पे आप। UIDAI के जितने भी गाइडलाइंस हैं उसको हम लोग फॉलो करते हैं। डिपार्टमेंट से जितने आधार आते हैं वो इंक्रिप्टेड आते हैं। हमारे पास सिस्टम में सिर्फ उतनी ही देर स्टोर रहते हैं जितनी देर हम उनको वॉल्ट में जा करके पास नहीं कर पाते। एंड ठीक है, डेटा में ऑलवेज ये एग्जिस्ट करता है एज यूनिक आईडी। UUID जो हमें वॉल्ट रिटर्न करता है वो हमारे पास एक्चुअली सेव्ड है। ठीक है। उस UUID से हम आधार किसका है ये ट्रैक नहीं कर सकते। तो वहाँ पर कोई भी साइबर थ्रेट एज इट इज़ नहीं है, क्योंकि UIDAI की गाइडलाइन इतनी स्ट्रिंजेंट है उसमें, और फाइन्स और पेनल्टीज दुनिया भर के प्रोविजंस हैं। साइबर सिक्योर एटमॉस्फेयर एक उन्होंने क्रिएट किया है इस पूरे चीज़ के लिए, इन्वायरमेंट इस तरह का। तो लगता नहीं है सारे स्टेट्स इसको फॉलो कर रहे हैं, और स्कीम्स में भी यही हो रहा है। जहाँ डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन हो रहा है तो वो वॉल्ट में ही स्टोर करते हैं आधार को, डेटाबेस में आधार कोई भी स्टोर नहीं कर रहा है। दैट इज और गुड। जो कर रहे हैं ऑन द फ्लाई डेटा शेयरिंग के टाइम APIs में वो इंक्रिप्टेड डेटा होता है जो कि डिक्रिप्ट होगा उसी की से, तो वो भी सर्वर इंटीग्रेशंस के थ्रू है। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक मिटिगेटेड है कि हमें, बिकॉज लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड बहुत सारे लोग अपना जानबूझ के डेटा नहीं देते, अपने आधार से नहीं होते, उनके मन में ये वहम है, इसीलिए ये सवाल आपके से मैंने पूछा था। जहाँ पे हम बात करते हैं कि जो हमारी स्कीम्स हैं दे आर बेनिफिशियरी ओरिएंटेड, दैट मीन्स देयर वुड बी सम स्कीम टू गिव सम काइंड ऑफ हेल्प टू द लार्जर पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। तो कहीं ना कहीं ये स्कीम्स जो हैं जो गवर्नमेंट या स्टेट डिपार्टमेंट से अब जो प्लान कर रहे हैं दे आर रेलिवेंट विद द डेवलपमेंट गोल SDG गोल्स हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो हम अगर अपने बजटरी एलोकेशंस को SDG गोल्स के साथ एलोकेशंस के साथ या उसके साथ हम रिलेट करें तो कहाँ तक हम अभी तक सक्सेसफुल रहे हैं जो एक इंटरनेशनल लेवल पे है? बजट की स्कीम्स दे आर मैप्ड विद SDGs। यस सर, दैट इज़ व्हाट सर वी वर थिंकिंग। वी हैव मैप्ड। तो सारी की सारी स्कीम्स जो हैं जितने भी हमारे सारी की SDG सारी नहीं, अदर वे ओके जितने SDG गोल्स हैं 17 है जो भी हैं, सर, इनसे हमारी बजट की कौन सी स्कीम लिंक्ड है, वी हैव डन दिस मैपिंग। 17 गोल्स हैं जिसमें से एक मैरिंग है, 16 यूपी पे इम्प्लीमेंट होते हैं, तो सारे के सारे 16 जो हैं वो मैप हैं। और उसके लिए हम लोगों ने एक बुकलेट भी पूरी पब्लिश की जो हम एक बजट के मॉनसून सेशन में रखते हैं, तो उसमें पूरा जो है SDG गोल मैप करके उसके साथ हमारे बजटरी प्रोविजन टोटल उसका कितना है, इवन स्कीम वाइज पूरा डिटेल में बना करके, एंड दैट हैज़ बीन so it is to highlight that our state budget is also in consonance, like it is actually working with the SDG goals, so उनके parallel में है और हम दूर नहीं है। हम लोग चाइल्ड बजट बनाए हैं सर, SDG से मैपिंग है, और सिद्धार्थ बाबू और क्या है हमारे जेंडर बजटिंग है सर हमारी। हाँ, तो इधर ये सब पब्लिश्ड है सर, हमारा और ग्रीन बजटिंग इज ऑल्सो देयर सर। इस बार हम लोगों ने आपने नहीं ग्रीन इज नॉट दैट ग्रीन। नहीं, ऐसा है कि हमारा जो हमारी किताब जो बजट की रूपरेखा है सर वो पब्लिश्ड है, उसमें अगर कोई भी उसको देखना चाहे तो जो मैं बता रहा हूँ कि मैपिंग है या ये जो चाइल्ड बजट वगैरह है वो उसको देख सकते हो। बाकी जो फील्ड्स अभी जो अनटच्ड हैं हम लोग उसको प्रयास कर रहे हैं, कभी जो बिल्डरा बता रहे हैं कि अब हम लोग अगस्त में जो अगर कोई सेशन आता है तो हम लोग और भी सारी चीज़ें उसमें रखेंगे। हम लोग कहीं से भी पीछे नहीं है किसी चीज़ में। very true sir. So this leads us to a point that we are already doing so much. Yes. So are we actually having some feedback mechanism
कि जो हमारी स्कीम्स चल रही हैं, जैसे हम कह तो रहे हैं कि हम लोग फिजिकल और फिनेंशियल प्रोग्रेसेस देखते हैं और अगर हमारे ये गोल्स हैं, तो इज़ देयर अ लार्जर एरिया वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट कि इसका इम्पैक्ट एनालिसिस क्या है, ये स्कीम जो आई थी ये 4 साल चली, 5 साल चली, उसका एग्जैक्टली धरातल पे एक्चुअली उसका क्या इम्पैक्ट था, देखो, कोई ऐसा है। इम्पैक्ट एनालिसिस हो या कोई फीडबैक सिस्टम हो? एनालिसिस तो खैर आपकी बात अपनी जगह पे है। मैं बता दूं आपको, हम लोगों ने SDGs की जो मैपिंग करी थी ना, सर वो इस पर्पज से करी थी कि इसको जिनसे भी संबंधित स्कीम्स हैं, वो पब्लिक डोमेन में किताब है, वो किताब ऐसा नहीं कि सर। प्राइवेट सर्कुलेशन है, पब्लिक डोमेन में। हमारी ये इंटेंशन था हमारा कि सारे विभाग इसको देखें और अगर कोई इसमें कोई मिसमैच है, कोई करेक्शन है, तो वो उसको पॉइंट आउट करें, बट नो बडी पॉइंटेड आउट। दैट मीन्स इट्स ऑलरेडी फुल प्रूफ। यस, मतलब ऐसा इन्फ्लुएंस ड्रा कर सकते हैं, लेकिन Very true. कहने का मतलब ये है कि वित्त विभाग के सिर पे ही सारा वो है और वित्त विभाग जो कर सकता है वो कर रहा है, लेकिन वो जो फीडबैक वाली जो बात कही, वो फीडबैक हमको नहीं मिला, तो हम इसको एज्यूम कर सकते हैं कि भाई अब जो है सो सही है, लेकिन हमें नहीं, मतलब हम सिंसियरली फील करते हैं कि किसी भाग ने उसको देखा नहीं डिटेल में। So we come to a point that there should be larger participation, sir, departments. एक चीज़ कहना चाहूँगा, एक परफॉर्मेंस बजट हाँ, हमारे यहाँ क्या है, ट्रेन घूम फिर करके हम लोग वही प्लानिंग और स्कूल बनाएंगे, हर चीज़ में बजट में वही कराएंगे और हम डिपार्टमेंट पे ही जाएंगे। परफॉर्मेंस बजट हर डिपार्टमेंट को बना करके, परफॉर्मेंस बजट का कॉन्सेप्ट यही है कि जो आपको फंड मिला है उस फंड को बना करके, और वो बजट सेशन में ही रखा जाता है। बजट सेशन में हर डिपार्टमेंट को अपना परफॉर्मेंस बजट सदन में रखना होता है, लेकिन वो है। जो है सिर्फ और सिर्फ अब एक डेटा शीट है, उसमें सिर्फ फंड फ्लो ही है। फंड फ्लो हमारा हर जगह का परफेक्ट है आज के टाइम में, सारा का सारा जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, सारा का सारा सिस्टम पे है, सबको मालूम है कहाँ पैसा जा रहा है, तो फंड फ्लो का ही सारा सिस्टम। आउटकम उसमें कहीं नहीं है। आउटकम जो है, जो उनको परफॉर्मेंस बजट में अपना परफॉर्मेंस दिखाना है कि हमको ये करके ये आउटकम हमको अचीव करना था, हमारा EMR 3.1 था, वी हैव टू रिड्यूस इट टू 2.9 या 2.7, ये सब टारगेट अचीव, ये सब हाँ, that is what. दैट इज व्हाट इज। तो जब हम हालांकि इसमें पूजा देयर इज़ वन थिंग मोर कि हो सकता है कि हम लोग इस तरह की रिपोर्ट्स अभी या इस तरह की स्टडीज़ विद इन स्टेट ना हो, बट देयर आर अदर एजेंसीज लाइक जैसे नीति आयोग है, RBI and CAG for that matter, and there are so many other private entities also, CMIE and all. So they do study state budgets, उनका एक्सपेंडिचर पैटर्न और उसका हाँ. इम्पैक्ट एट लार्ज। जैसे नीति आयोग फिजिकल हेल्थ इंडेक्स वगैरह पब्लिश करता है, तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स वो कंसीडर करते हैं। उसमें एफिकेसी ऑफ एक्सपेंडिचर है, कैपेक्स है, कैपेक्स राइट, एंड डेफिसिट्स को हमने कितना कंट्रोल में रखा, हमारा डेट सस्टेनेबिलिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें। हाँ, तो वो सारी चीज़ें हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें अब मतलब कैप्चर तो हो रही हैं अब, लेकिन लोग उसको कितना देखते हैं, कितना उसको अप्रिशिएट कर पाते हैं, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। अगेन इट कम्स टू द ह्यूमंस ओनली कि हमारे पास डेटा है, डेटा को हम इंफॉर्मेशन बना के इंसाइट बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, अगर आप सो दैट इज़ वेयर वी आर। CAG की रिपोर्ट्स अगर आप देखें, कोई भी पढ़े, या नीति आयोग की रिपोर्ट्स देखें या RBI की रिपोर्ट्स देखें, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन देयर। तो जो आउटकम्स होने चाहिए वो कहीं ना कहीं कैप्चर हो रहे हैं, बट दे मे नॉट बी इन पॉपुलर डोमेन, दैट्स द लिमिटेशन। अच्छा, अभी रिसेंटली देयर इज़ अ मूव, आई बिलीव कि जो हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट है, अब उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे इस बार शायद पहली बार पब्लिश किया, अभी पब्लिश नहीं हो पाया, हो गया। So this is a start. Hopefully, as they go along, they will progress. They will improve their reporting. It will become more valuable. Yes, मतलब data collection और sample selection, data collection, inferences, outcome capturing, outcome measurement, ये सारी चीज़ें they will happen over a period of time. तो things are happening. बजट बनाते समय सिटीजन की पार्टिसिपेशन वाला आपने क्वेश्चन किया, सर वो ऐसा अभी उतना नहीं है, उतना नहीं है, बट लेकिन प्लानिंग डिपार्टमेंट विजन डेवलपमेंट 2047 जो बन रहा है उसमें सिटीजन से फीडबैक लिया गया था, उनके मतलब व्यूज़ लिए गए थे, काफ़ी व्यूज़ भी आए थे, बट ऐसा बजट में भी इस तरह से तो पहले डिपार्टमेंट्स का ही फीडबैक अगर होना शुरू हो जाए, हाँ, फिर सीधे देन तौर पे नहीं है, बट इनडायरेक्टली हो सकता है।
बाकी पब्लिक डोमेन में तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ही। वेरी ट्रू। वो इंस्टीट्यूशंस के लिए है ही है, तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं, तमाम रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके इंफॉर्मेशन जैसे नीति आयोग वगैरह की तरफ, या RBI सर ने जैसे बताया था, या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, उनके लिए तो यूजफुल हैं, लेकिन पब्लिक का सीधे सीधे पार्टिसिपेशन उस पर या कोई राय बजट फॉर्मुलेशन पे वो उतना नहीं है जितना होना चाहिए। सर जब हम बात कर रहे हैं बजट की, तो कई बार जितना पूरा फाइनेंशियल सिस्टम स्टेट का है ओवर द आप जो चर्चा भी हुई उसमें, सो वी हैव स्पोकन अबाउट SNA Sparsh, वी हैव स्पोकन अबाउट अदर थिंग्स. So what new is happening in finance department? Like there are cyber treasuries and then there is SNA Sparsh and all. So if there is any brief, I put that our audience can have something at what new are we going, what better things are happening, and overall a structure of how the things are going in the state. एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, अभी ट्रेडिशनली वी यूज्ड टू वर्क इन साइलोज. Yes, sir. बजट, अकाउंट, हाँ. audit, procurement, like this. Now we have this concept of IFMS, the Integrated Financial Management Information System. Now IFMS is something which integrates everything, every aspect of financial management, चाहे वो बजट हो, चाहे वो अकाउंटिंग हो, and everything. So we are moving in that direction. This is happening already. तो ये मेरा शॉर्ट सा था. मैं भी सर उसी तरफ ही जाई थी कि हम कहाँ इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं. मेरा भी शार्ट है वो सर. मतलब मैं एक बता दूं, जो नई चीज़ जो हमने अभी बजट में की है इस साल के बजट में सर, उसमें ये है कि जैसे कि SNA Sparsh चल रहा है, तो उसमें क्या होता है कि SNA Sparsh में एक सेंट्रल स्कीम होती है, मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोड होता है, और एक उसी के करस्पॉन्डिंग स्टेट लिंक्ड स्कीम का एक अपना कोड होता है. जी सर. हमने इस साल के बजट में जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोड और उससे लिंक्ड जो स्टेट लिंक्ड स्कीम्स हैं उनके कोड, ये हमने इस बार के बजट में छापे. दिस इज समथिंग. हाँ, ये नई है और ये नया इनिशिएटिव हमारी तरफ से. That's very helpful to the departments itself, sir. It would be very helpful. So एक point जो छूट रहा था, cyber treasury, if you have something to say about that, कि what is happening on that platform. साइबर ट्रेजरी एक्चुअली तो सारे ट्रेजरीज सिंस दे आर वर्किंग सेंट्रल सर्वर पे ऑनलाइन ऑटोमेटेड सिस्टम्स, तो साइबर ट्रेजरी जस्ट एक नॉमेनक्लेचर है जो शायद हम डेजिग्नेट करना चाहते इसको हैं. इसीलिए एड्रेस कर रहे हैं टॉपिक को, बिकॉज पीपल थिंक कि कुछ नया ही हो रहा है. सो इट हैज़ टू बी एड्रेस दैट ऐसा कुछ खास नया नहीं है, इट इज़ समथिंग सेम. बट नथिंग न्यू, जो चल रहा था वही चल रहा है. सिंस SNA Sparsh में ये एक गाइडलाइन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उन्होंने एक स्टेट का एग्जांपल दिया कि साइबर ट्रेजरी सेटअप करेंगे एंड सेंट्रलाइज्ड IFMS से कहीं से सारे ई-क्लेम फाइल्स जाएंगे. तो सिंस हमने एक साइबर ट्रेजरी क्रिएट किया था फॉर ई-रिसीट्स कंपाइलेशन रिपोर्टिंग एंड अकाउंटिंग टू AG ऑफिस, तो वो ट्रेजरी हमने यूज़ किया SNA Sparsh में, बट ऑलरेडी गवर्नमेंट लेवल पे डिसीजन हो चुका है एंड इस फाइनेंशियल ईयर से एवरी डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी वुड बी साइबर ट्रेजरी फॉर SNA Sparsh. दैट इज तो सारे बिल पासिंग और सारे पैरेलली वहाँ से भी होंगे. तो बेसिकली बस ये खाली टर्मिनोलॉजी ही है, कुछ ऐसा नया साइबर ट्रेजरी में नहीं हो रहा है जिसको अलग से मेंशन करने की ज़रूरत है, बिकॉज एनीवेज ई-रिसीट्स भी हम लोग पहले से ही कर रहे थे. RBI के कुबेर सिस्टम से पेमेंट भी 2017-18 से ही चल रहा है. तो ऐसा कुछ नया नहीं है. हाँ, SNA Sparsh के लिए अगर साइबर ट्रेजरी कहें तो वी हैड 1 टिल नाउ एंड नाउ वी विल हैव 75. ओके. सर, सिंगल साइन ऑन सिस्टम जरा सा बताइए. सिंगल साइन ऑन अभी तो नहीं प्रपोज किया है. अभी जो हम IFMS में मॉड्यूल्स हैं, तो मॉड्यूल वाइज देयर इज रजिस्ट्रेशन ऑफ यूजर्स, यूज़र ID, पासवर्ड्स, वी हिट अ डिफरेंट URL हर एक एप्लीकेशन के लिए. बट एक ये दिमाग में ये कंसेप्ट है बिकॉज अभी कुछ मॉड्यूल्स नए लेके आ रहे हैं जो कि CDAC डेवलप कर रहा है हमारे लिए, तो ये सिस्टम सब आपस में इंटीग्रेट होंगे. तो अब इंक्रीजिंगली ये लग रहा है कि हमें सिंगल साइन ऑन प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, जहाँ पर एक्चुअली आप एक किसी पर्टिकुलर साइट को विजिट करके अपने सारे रोल्स वहीं के लॉगिन से सिंगल साइन ऑन से सेलेक्ट कर पाएंगे. तो वहाँ पे हम DSC भी यूज़ कर सकते हैं या
ये भी यूज़ कर सकते हैं, इसी साइन यूज़ कर सकते हैं, OTP बेस्ड जो चल रहा है। तो ये भी हम लोग कर रहे हैं विचार, बिकॉज अब जैसे वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम आएगा जो कि अब नया डेवलपमेंट है, या फिर हम बजट एस्टिमेशंस में ही जाएंगे ऑनलाइन, तो फिर सिंगल साइन ऑन से ये होगा कि अगर मैं वीडियो हूँ और मेरे पास 10 रोल्स हैं, तो हमें 10 डिफरेंट प्लेसेस पे लॉगिन करने की, उनके पासवर्ड्स मैनेज करने की ये ज़रूरत नहीं होगी, और ना ही हमें डेटा वैलिडेशन और कैप्चरिंग की इतनी ज़रूरत होगी। तो हम एक सिंगल लॉगिन क्रिएट करके अपने हर एक रोल को वहीं से एक्सेस कर पाएंगे। तो उस पर भी वर्क करने के लिए NIC को हम लोगों ने दे रखा है, तो देखते हैं क्या निकल के आता है उसमें फ्यूचर में। So it will reduce a lot of confusion कि अब ये करना है, अब वो करना है, अब इस प्लेटफॉर्म पे जाओ, अब उस प्लेटफॉर्म पे जाओ. So it will be like streamlining the processes. तो ये वही इंटीग्रेशन है जो मैं आपको Yes sir. बता So रहा था। that is what I was saying. ये finally we are the, it is a step forward to integrated financial management Exactly. system. And it will include not only budget, not only account, Very good. but also vendor management. There will be integration with GEM also, Very true. Sir. and there is going to be an audit management module also. And that is most important. You know, सर तो जब तक ऑडिट और रिव्यू नहीं होगा तब तक प्रोसेसेस दोबारा से स्ट्रीमलाइन करने में दिक्कत होगी, अनलेस देयर इज अ पिन पॉइंट कि कहाँ गड़बड़ चल रहा है. सो वी अगेन कम बैक टू दैट. दिस इज वेरी गुड दैट इफ यू आर इंक्लूडिंग ऑडिट आल्सो इन दैट, सो दैट वुड बी वेरी नाइस सर. so that is. So we come towards the end of this session, and would if there is anything you want to sum up or anything with that, because we spoke about predictive analytics, we spoke about what is actually happening with the state, what is the good and what is the pain points and the stress points. Anything sir for our audience, if there is anything needed, anything added, so please एक enlighten चीज, us. अच्छा प्लीज. नहीं हम तो पूजा की तारीफ कर रहे हैं कि इसने ऐसे बढ़िया क्वेश्चन नहीं नहीं Sir. बहुत सब कुछ Thank तो you. निकाल लिया आपने सब कुछ बाकी नहीं रहा. मैं जो एक चीज़ मेरे दिमाग में आती है Sir. वो ये है कि समहाउ डिपार्टमेंट्स में जो हमारा फाइनेंस का विंग है ना, दैट इज़ वेरी वीक. Yeah. जब तक बजटिंग का काम पूरी तरीके से हमारे फाइनेंस ऑफिसर्स को नहीं दिया जाएगा डिपार्टमेंट्स में, तब तक थिंग्स आर नॉट गोइंग टू इम्प्रूव. प्लानिंग तो खुद ही लेके बैठ जाते हैं मैं सर. जो उनके प्लान वाले जो अब नाउ देयर इज नो डिफरेंस लाइक नॉन प्लान और प्लान, बट प्लान जनरली की नहीं, हाँ. मैं बजटिंग की बात कर बट रहा हूँ. बजट में जब बजट बनता है तो कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ सैलरी और वो वाला सारा बजट फाइनेंस ऑफिसर देखता है, बाकी सारे उनके जो स्कीम्स हैं वो सारे उनके डिपार्टमेंट्स वाले देखते हैं, एंड देयर इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज. सो वी हैव सीन ये डिपार्टमेंट्स सारा का वहीं पे सारा- सारा प्रॉब्लम है. जी. और ये हाँ, परियोजना अधिकारी जो. और इसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है. यस सर. तो हमारे फाइनेंस विंग को. So, एक वो है. दूसरा ये है कि हमें थोड़े से अपने सिस्टम्स को चेंज करने की ज़रूरत है, लाइक मल्टी ईयर प्लानिंग, मल्टी ईयर बजटिंग. मल्टी डिपार्टमेंट्स मस्ट हैव ये चीज़ कई मीटिंग्स में आती है कि वी शुड हैव शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स. तो ये सारी चीज़ें हैं. देयर आर थिंग्स, देयर आर आइडियाज़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट किस तरीके से होना शुरू होंगे, दैट इज़ टू बी सीन. कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है. कैपेसिटी बिल्डिंग ज़रूरी है सर. बहुत दिक्कतें हैं डिपार्टमेंट के जो फील्ड लेवल्स में, वहाँ पे जानकारी का बहुत अभाव है. सर कैपेसिटी बिल्डिंग की जो आप बात कर रहे हैं, देन डेफिनेटली जो हमारे कोर रोल्स हैं जो हम लोग एक्चुअली हिस्टोरिकली करते हैं, वहाँ पे भी उतनी ही ज़रूरत है. और उसके अलावा जो नया फ्यूचरिस्टिक डिमांड्स आएंगी अभी की, हम जिस तरीके से आगे बढ़ेंगे वो तो करना ही पड़ेगा. उसके लिए सबको एक रेडीनेस होना चाहिए. दैट इज़ व्हाट आवर सजेशन इज़ कि जितना लोग आगे बढ़ेंगे और जितना पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, इट विल बी बेनिफिशियल. बिल्डिंग कहे तो है जो हम लोग बैठे हुए हैं. जी सर, इट इज़ टू एनलाइटन आवर ऑफिसर्स एंड लार्जर मीडिया ऑल्सो. तो जितने लोग हैं, थैंक यू सो वेरी मच सर. आप सब लोगों के साथ ये डिस्कशन बहुत अच्छा रहा, एंड आई माई सेल्फ वॉज एनलाइटेड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड आई होप आवर ऑडियंस इज ऑल्सो एनलाइटेड. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर दिस सेशन. इट वॉज वेरी मीनिंगफुल, एंड थैंक यू वेरी मच.